कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए रूट p एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सुनो, जैसे कल पढ़ा गया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया गया था ना कल, तो तरीका सेम वही होगा, स्टेप भी सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा जैसे जैसे कल किया गया था, सेम उसी स्टेप से यह भी बनेगा। आया बात समझ में? हा? सबसे पहले बताओ क्या माना गया था? √p को मतलब √5 को परिमेय संख्या माने थे ना। तो यहाँ हम √p को क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, देखिए, माना कि √p एक परिमेय संख्या है। सुन रहे हो? और √p को जब परिमेय मान लिए तो फिर क्या लिखा जाएगा? इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम p/q का प्रयोग न करके किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। p का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सवाल में p खुद दिया गया है ना जी। तो a/b लिख लेते हैं। समझ में आया? परिमेय संख्या है, इसलिए इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। अब a/b के रूप में जब लिख लिया गया तो a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक है। जैसे जैसे कल हुआ था सेम वही रहेगा, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा? जहां a तथा b दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। और कल क्या लिखा गया था? p/q के एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? a/b के मतलब a तथा b के एवं a तथा b के a तथा b इस प्रकार हैं कि a तथा b इस प्रकार हैं कि इनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड संभव नहीं है, ठीक है ना। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड संभव नहीं है। अर्थात अब √p = का हो जाएगा a/b, या इसी को a/b √p, ठीक है ना। तो अब p b होने जाएगा, जैसे कल हुआ था q होने गया था, तो अब b होने जाएगा। केवल a बराबर √p × b ना जी। अब फिर क्या किया गया था याद है ना? लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो इधर हो जाएगा a² √p × b का स्क्वायर। तो ये a² बराबर p √p का केवल p और b²। b का स्क्वायर है, केवल p का स्क्वायर नहीं है, केवल किसका स्क्वायर है? b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्या माना गया था? ठीक। अब क्या करेंगे?
समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि ए स्क्वायर किससे विभाजित है? पी से। कितना बाद में? बी स्क्वायर बाद में। बाजी लिखेंगे समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि ए स्क्वायर बी से बी स्क्वायर बार में विभाज्य है, इसलिए ए भी पी से विभाज्य होगा। कितना बाद में विभाज्य होगा नहीं मालूम है, क्या लिखेंगे? आर बाद में लिखेंगे माना कि ए पी से आर बार में विभाज्य है, ठीक है ना। अब क्या लिखा जाएगा? अतः ए बराबर पी इंटू, ठीक है ना। अब क्या होगा? दोनों पक्षों में वह याद किए हो, तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना। जब पुनः दोनों पक्षों में वर्ग होगा, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बराबर पी इंटू स्क्वायर में होगा पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? समीकरण 1 और 2 दोनों की तुलना की जाएगी, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या लिखा जाएगा? पी इंटू बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब भाई एगो पी से एगो पी कट जाएगा, जैसे कल कटा था वह ना काटे हैं। बी स्क्वायर बराबर एगो पी बचा, जैसे कल 5 एगो बचा था वैसे ही एगो पी बच गया इंटू में आर स्क्वायर। अब इस समीकरण से क्या स्पष्ट है कि बी स्क्वायर पी से आर स्क्वायर बार में विभाज्य है, तो लिखेंगे उपयुक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि क्या बी स्क्वायर भी पी से आर स्क्वायर बार में विभाज्य है, अतः बी भी पी से विभाज्य होगा। नहीं लिखवाया गया था क्या? अब अतः पी ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना, जो एक के अतिरिक्त है, ठीक है ना। अब लिखेंगे अतः पी ए तथा बी दोनों का एक उभयनिष्ठ
गुणनखंड है जो एक के अतिरिक्त है। समझ में आया? जो एक के अतिरिक्त। अब क्या होगा? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए √p एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था ना जी। लिख लो।